ओके देन सेक्शन 33 कैश बेस अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 मोड ऑफ अकाउंटिंग है। नंबर 1 कैश बेस और सेकंड एक्यूरेल बेस। सो सेक्शन 33 और 34 में डिस्कस किए गए थे। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं को कवर करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेक्शन 32 को डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 33 कैश बेस अकाउंटिंग, इसको मैं इसका कॉन्सेप्ट ही आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि अगर किसी पर्सन का टैक्स पेयर का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिजनेस है और उसके लिए जो मोड ऑफ अकाउंटिंग वो यूज़ करता है वो कैश बेस है। अब कैश बेस्ड मोड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले से ही डिस्कस किया है, सो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगी। सो वो कह रहे हैं कि किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है और उसके लिए जो मोड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करता है वो कैश बेस्ड है। तो अब इस इनकम के ऊपर जब हम लोग उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उस टाइम उस पर्सन की इनकम उसी टैक्स ईयर के अंदर ही कंसीडर करेंगे जिस टाइम में उसने वो रिसीव की। टैक्स ईयर का वर्ड इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो कि रिटर्न जो है वो टैक्स बेसिकली टैक्स ईयर के हिसाब से ही हम लोग उस बंदे का हिसाब लगाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह भी डिस्कस कर लें कि उस टाइम हमने उसकी बंदे की इनकम उसी टेन्योर के लिहाज से ही डिस्कस करनी है जिस टाइम उसने रिसीव की, और एक्सपेंसेस भी उसका उसी टाइम पीरियड के लिहाज से ही कंसीडर करना है जिस टाइम उसने एक्चुअली तौर पर इस चीज़ को पे किया। इसको अब एग्जांपल के साथ समझते हैं तो बेहतर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है मिस्टर ए, उसका बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिजनेस है, उससे से 20 लाख की जो है वो अर्निंग हुई है, उसके अकाउंट्स ही शो कर रहे हैं और कैश बेस इसका मोड ऑफ अकाउंटिंग है। अब आपने इसकी टैक्स कैलकुलेट करना है इस कैश बेस मोड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर इसकी बिज़नेस की इनकम से, जो कि 20 लाख है। तो कैश बेस अकाउंटिंग में ये होता है कि जिस टाइम आपकी इनकम आती है आपके हाथ में फिज़िकली तौर पर, तभी वो आपकी इनकम कंसीडर की जाती है, और इसी तरह जब पैसे आपके हाथ से फिज़िकली तौर पर जाते हैं तभी वो आपके एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। सो बेसिकली इसी ज़ोन के ऊपर जो है वो हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे कि ये जो 20 लाख इसके शो हो रहे हैं वो किस टाइम पीरियड के अंदर हैं, और जिस टाइम पीरियड के अंदर वो शो हो रहे होंगे उसी टाइम पीरियड के लिहाज से उस रेलेवेंट टैक्स ईयर का टैक्स रेट लगा के हमने उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। लाइक अगर यकम जुलाई 2024 से 30/6/2025 के टाइम पीरियड के अंदर 10 लाख शो हो रहे हैं, तो उस 10 लाख का उसने 2025 के अंदर जवाब देना है, और आगे जो है वो यकम जुलाई 2025 से लेकर 30/6/2026 के अंदर बाकी के 10 लाख शो हो रहे हैं, तो वो टैक्स ईयर 2026 के रेट के हिसाब से उसने जवाब देना है, क्योंकि वो बेसिकली कैश बेसिस का अकाउंटिंग था, और जो कि जिस टैक्स ईयर के अंदर उसको पैसे मिल रहे हैं उसी हिसाब से जो है उसने उसी रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर उसके हवाले से जवाब देना है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्यूरेल बेस अकाउंटिंग। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिज़नेस है, उससे उसे पैसे हासिल हो रहे हैं और उसके लिए जो मोड ऑफ अकाउंटिंग उसने यूज़ किया हुआ है एक्यूरेल बेस है। तो अब इस सिचुएशन में जब आपने उस इनकम के ऊपर अब इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो आप लोगों ने इसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए टैक्स कैलकुलेट करना है कि जिस टाइम उसकी तभी इनकम कंसीडर की जाएगी जिस टाइम वो पैसे उसके ऊपर उसका राइट बन गया था उन चीज़ पैसों को रिसीव करने का, और एक्सपेंसेस भी उस बंदे का तभी कंसीडर किया जाएगा जिस टाइम उसके ऊपर ये लायबिलिटी बन गई थी इस पेमेंट को पे करने की। सो फ़र्ज़ कर लें अगर एक पर्सन मिस्टर ए है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस है और एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग है इसका। लायबिलिटी उसकी बन गई थी 10 लाख की मई 2026 के अंदर, और एक्सपेंसेस उसका बन गया था 10 लाख को पे करने का जुलाई 2026 के अंदर, और एक्यूरल बेस उसका अकाउंटिंग है। तो अब 2026 की रिटर्न के अंदर जो है वो 10 लाख का अकाउंटेबल है वो, क्योंकि उसके ऊपर ये राइट उसका बन गया था 2026 के टैक्स ईयर के अंदर ही। तो 2026 के रेलेवेंट टैक्स ईयर का रेट लगा के हमने उस 10 लाख के ऊपर उसका टैक्स जमा करवा देना है। और एक्सपेंसेस की डिडक्शन जो है क्लेम कर सकता है वो 2027 के अंदर है, क्योंकि जुलाई के 2026 यानी कि टैक्स ईयर 2027 के अंदर उसके अकाउंटेबल है, तो अब उस सिचुएशन में उसकी डिडक्शन वो 2027 के अंदर क्लेम करेगा। ये पोर्शन आपको तभी समझ आएगा जब आपको टैक्स ईयर के हवाले से नॉलेज होगी कि कौन सा रेलेवेंट टैक्स ईयर जो है वो है कौन सा, और कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंसेस को आपने कब क्लेम करना है। जब आपको टैक्स ईयर की नॉलेज होगी ना, तब बेसिकली आपके लिए ये पार्ट समझना आसान है। सो अब उसके और थोड़ा-सा आपको अकाउंट्स के हवाले से पता होना चाहिए, और अगर नहीं समझ आ रही तो अगेन मैं वही आपको रेफ़र करूँगी, आप चैट जीपीटी के साथ जो है वो कंसल्ट करें। अगर आपको कोई रेलेवेंट वीडियो लेक्चर नहीं मिलता यूट्यूब से, और नहीं अगर मिल भी गया है, नहीं भी समझ आ रही तो, और बुक से भी नहीं अगर समझ आ रही तो। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी ड्यू टू अ पर्सन एंड द पर्सन। अब अच्छा इसमें ये बताया गया है कि एक बंदे के ऊपर ना अमाउंट ड्यूज़ तब होती है जब उसका राइट बन जाता है कि वो पेमेंट उसको मिलनी ही है। जिस टाइम उसका राइट बन गया कि कोई पेमेंट उसको मिलनी है, उसी टाइम वो अमाउंट जो है वो ड्यू कंसीडर की जाएगी। इवन तो वो कह रहे हैं कि ये जो है वो अमाउंट आपको बेशक इंस्टॉलमेंट की सूरत में मिलनी हो या जिसने आपको पे करनी हो उसने पोस्टपोन कर दिया हो कि मैं अभी नहीं अभी दूँगा। लाइक अपने फ़ेब के अंदर फ़ेब 2026 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया 30 लाख का,
और सामने वाली पार्टी ने कहा है कि मैं आपको जो है वो अगले 2 सालों के अंदर जो है वो ये पेमेंट क्लियर कर दूँगा। आपका तो राइट बन गया है, जैसे ही आपने अपनी तरफ से पार्ट परफ़ॉर्म कर दिया, आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये डीड जो है वो मैच्योर हो गई क्योंकि आपने अपना पार्ट परफ़ॉर्म कर दिया। तो जिस तरह ही आपकी तरफ से फिर आपका की तरफ से ये ड्यू बन गया, तो फ़ेब 2026 के अंदर ही जो है वो 30 लाख के लिहाज़ से आपने जो है वो अपनी रिटर्न जमा करवानी है अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर के हिसाब से। बेशक जो है वो अगले 2 सालों तक यानी 2027-28 तक आपको पेमेंट क्यों ना क्लियर हो रही हो क्योंकि आपका राइट बन गया है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक अमाउंट जो है वो पेएबल तब बनती है जब आपके ऊपर ये लायबिलिटी बन जाती है कि ये आपने पे करनी है। और ये जो है इसको जो है मसलन कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ेब 2026 के अंदर आपके ऊपर लायबिलिटी थी कि आपने 30 लाख जो है वो पे करने थे, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अपनी तरफ से अपना पार्ट परफ़ॉर्म कर दिया था। बेसिकली बेशक आपने से कहा होगा कि मैं जो है वो आपको कुछ टाइम के बाद पे कर दूँगा, लेकिन उसने अपनी तरफ से पार्ट परफ़ॉर्म कर दिया था, आपकी लायबिलिटी बन गई थी कि आपने ये पूरा करना है। तो अब ये डिडक्शन जो है ये जो एक्सपेंसेस जो है वो आप क्लेम कर सकते हो 2026 की रिटर्न के अंदर ही। अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोग के पास सबसेक्शन 5 वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइव। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि कोई इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में चार्जेबल टू टैक्स है। इस इनकम को हासिल करते हुए आपने कोई खर्चा वगैरह किया है जिसकी डिडक्शन आपको अलाउ भी है। अब बिजनेस की इनकम को ड्राइव करते हुए कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ होती है, और सेक्शन 20 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिस्कस किया है, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो लेक्चर को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली बताया गया था कि जो एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली बिज़नेस इनकम को ड्राइव करते हुए हों, वो डिडक्शन आपको अलाउ होती हैं। इसी तरह अमेलगमेशन की फ़ीस पे जो खर्चे हो जाते हैं, अगर आपने कोई एनिमल लिया हुआ था और वो एनिमल जो है वो अब यूज़लेस हो गया है या डेथ हो गया है, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ होती है। और इसके अलावा अगर आपने कोई कैपिटल एसेट लिया है जिसकी यूज़फुल लाइफ़ 1 साल या उससे ज़्यादा है, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइज़ेशन डिडक्शन की डिडक्शन अलाउ होती है। सेक्शन 20 के अंदर ये बताया गया था। सो ख़ैर अलबत्ता अगेन मैं ट्रैक से हट गई, यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई इनकम इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हेड में चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब उस पर टैक्स लगना है, उस इनकम को हासिल करते हुए आपने कोई खर्चा वगैरह कर दिया है, उसकी डिडक्शन आपको अलाउ है। और आपने डिडक्शन तो आपको अलाउ है, लेकिन आपने जिस बंदे को वो पेमेंट करने के बाद वो डिडक्शन अलाउ होनी थी ना, उस बंदे को तो आपने पेमेंट की ही नहीं। और तकरीबन 3 साल गुज़र गए हैं जिस टैक्स ईयर के अंदर आपने डिडक्शन क्लेम की, उस टैक्स ईयर से लेकर 3 साल गुज़र गए हैं, आपने वो पेमेंट उस बंदे को की ही नहीं। मतलब मिस्टर ज़ेड ने कहा कि भई मिस्टर ज़ेड के पास एक काम कर रहे हैं, एक शॉप के ऊपर, वो उनकी रेंट के ऊपर है। मिस्टर ए की शॉप है, उससे 10 लाख रुपए सालाना रेंट है और उन्होंने जो है वो 2025 की रिटर्न के अंदर जो है वो 10 लाख का ना डिडक्शन जो है वो क्लेम किया हुआ था अपनी रिटर्न में। 2026, 27, 28 तक उन्होंने पे 2025 के अंदर जो उन्होंने लिया था ना, 2026, 27, 28 के अंदर पे नहीं किया। तकरीबन उस साल के अंदर से लेके अगले ती उससे लेके 3 साल तक उन्होंने नहीं किया। तो 2029 की रिटर्न के अंदर दोबारा उनकी इनकम के अंदर जो है वो ये पैसे डल जाएँगे, और अब उन्होंने अब उस जिस साल के अंदर बनेंगे सारे, उस टाइम उनकी इनकम कंसीडर हो जाएगी, तो अब उसके ऊपर उस टाइम उन्हें ये टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई डिडक्शन अलाउ है, आपके ऊपर ट्रेडिंग लायबिलिटी के हवाले से ना आपको कोई डिडक्शन अलाउ है, या किसी किस्म का आपको ट्रेडिंग लायबिलिटी के हवाले से किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो जो बेनिफिट की वैल्यू होती है, वो भी चार्जेबल टू टैक्स होती है इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हेड के अंदर, उसी टैक्स ईयर के अंदर जिस साल आपको ये बेनिफिट मिला है। लेट्स सपोज़ आप जो है वो जिस तरह ये होता नहीं है कि हम लोग नॉर्मली यही कहते हैं ना कि कमीशन एजेंट को हम कहते हैं कि आप ये फलाँ चीज़ बेच दो, उसके ऊपर जितने पैसे आएँगे वो आपकी कमीशन है। तो अगर किसी पर्सन ने कहा होगा कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री है, जैसे बाय वन गेट वन ये ऑफ़र होती है। तो इसी तरह अगर किसी पर्सन का ट्रेडिंग बिज़नेस है और किसी बंदे ने कहा होगा कि आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके साथ आपको ये चीज़ भी फ्री मिलेगी, या इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपको वाउचर कूपन वगैरह मिलेंगे। तो वो क्या है, आपको मिल रहा है बेसिकली बेनिफिट मिल रहा है। तो वो उस बेनिफिट की जो वैल्यू है, जिस टैक्स ईयर के अंदर आपको बेनिफिट मिला है, वो वैल्यू जो है वो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। उस इनकम के ऊपर भी आप अकाउंटेबल होगे कि आपने टैक्स पे करना है। सो इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ तो थी नहीं। अब सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन की कोई अनपेड लायबिलिटी थी जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी, सबसेक्शन 5 के तहत जो है वो उसकी अनपेड लायबिलिटी चार्जेबल टू टैक्स, मतलब ये कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली थी, लेकिन जो है वो डिडक्शन आपने जो है वो पे नहीं की थी। जिसकी वज़ह से अब आप एंटाइटल नहीं थे कि आप उस डिडक्शन को क्लेम करें। तो अब वो बाद में वो आपकी इनकम में दोबारा डल गई थी और आपको कहा गया था आप टैक्स पे करो। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई अनपेड लायबिलिटी आपकी चार्जेबल टू टैक्स हो गई है सबसेक्शन 6 5 की एप्लीकेबिलिटी की वज़ह से, और अब अब आप बाद में जाकर से आगे पे कर देते हो, तो जिस टैक्स ईयर के अंदर अब आपने ये अमाउंट पे की है ना, उस टैक्स ईयर के अंदर आप ये डिडक्शन ले लो। लाइक जिस तरह मिस्टर ज़ेड ने मिस्टर ए से जो है वो रेंट पे शॉप ली हुई थी, 10 लाख सालाना रेंट था,
उन्होंने डिडक्शन क्लेम कर ली थी 2025 की रिटर्न में, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं पे किए, रेंट ड्यू हुई है, डिफ़ॉल्टर जा रहे हैं मिस्टर ए का, रेंट नहीं पे किया हुआ इन्होंने। तो फिर दो आगे मज़ीद 3 सालों तक नहीं पे किया था, तो 2029 के अंदर वो उनकी इनकम का हिस्सा बन गया था, अब उस पर उन्होंने टैक्स पे करना था। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2029 के अंदर ही जो है वो ना ये अपना रेंट क्लियर कर दिया। जैसे मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन, पहले तो ये उन्हें ज़लील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हुआ कि ओहो! अब तो मुझे पैसे देने पड़ जाएँगे, टैक्स देना पड़ जाएगा, तो उन्होंने 2029 के अंदर ही ना वो अपने 10 लाख क्लियर कर दिए। तो अब इस सिचुएशन में जिस टैक्स ईयर के अंदर उन्होंने यानी 2029 के अंदर क्लियर किया है अपना ड्यू अमाउंट, अपना ड्यू बिल, तो उसी टैक्स ईयर के अंदर वो दोबारा से डिडक्शन को क्लेम कर लेंगे। सो एज़ इट इज़ ये सिंपल था, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 35 और 36 को कवर करेंगे।